हेलो एवरीवन। तो आई होप हमने 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स को कवर किया होगा और उसको रिवाइज ज़रूर किया होगा। आज हम 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स जिसकी आप तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो, पीएससी हो, वहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप पर या फेसबुक पे टैग कर दीजिएगा सो दैट यू कुड एक्सेस द पेड टेस्ट सीरीज। यहाँ पे नेटमो की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी ये सभी एमसीक्यूज जो हैं वो अपडेट किए जाते हैं एवरीडे बेसिस पे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बार मार्किंग स्कीम दोबारा से बता देता हूँ। 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो एक्सलेंट परफॉर्मेंस मानी जाती है। 6 to 7 एमसीक्यूज करेक्ट होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस मानी जाती है। ये जो आपका होता है ये आपका सेफ जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए एक सेफ स्कोर माना जाता है। ये थर्ड ब्रैकेट जो है ये आपका डेंजर जोन होता है, बिकॉज ये 40 to 55% वाला ब्रैकेट है, जहाँ पे जो एस्पिरेंट होता है वो पेपर देके आता है, घर आके मार्क्स चेक करते हैं, तो उसको श्योरिटी नहीं होती कि उसके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ऊपर जाएंगे या नीचे, और इसी वजह से जब तक रिजल्ट नहीं आता है तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। फोर्थ जो आपका स्टेज है ये लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज का। यहाँ पर ऑफकोर्स चांसेस बहुत ही कम होते हैं आपका यहाँ पे प्रीलिम्स निकलने के, तो डेफिनेटली आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ सकती है। जो नीचे का ये जोन है इसको हम डेंजर जोन कहते हैं। डेंजर जोन कहने का रीज़न यही है कि आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। अगर आपके मार्क्स आ भी रहे हैं यहाँ पे देन ऑफकोर्स यू कैन इम्प्रूव कैसे करने है वो मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पीएम केयर्स फंड के बारे में। आपने इस फंड के बारे में कुछ ज़्यादा ही सुना होगा आजकल खास तौर पे। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रीब्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, दैट इज पीएम केयर्स फंड। तो इन तीनों में से कौन कौन इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है? क्या फॉरेन गवर्नमेंट्स कर सकती हैं? व्हाट अबाउट एनजीओस? क्या इंडियन नेशनल्स कर सकते हैं? सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका, फिर डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ में दिया गया था कि फॉरेन गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है वो भी इसके अंदर डाला जा सकता है, वो भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। एनजीओस भी पैसा दे सकते हैं और यहाँ पे इंडियन नेशनल्स तो दे ही सकते हैं। तो तीनों ही यहाँ पे जो सोर्सेज है वहाँ से पैसा पीएम केयर्स में आ सकता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। पैसा क्यों मंगवाया जा रहा है वो भी आप जानते हैं, कोविड-19 को डील करने के लिए। ये जो मैसेज है प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंद्रधनुष मिशन के बारे में है। क्वेश्चन क्यों पूछा गया वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर इनमें से कौन कौन से डिसीज आते हैं। क्या डायरिया आता है, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया? सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर पूरे मिशन को भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी डिसीजेज आती हैं वो भी देखेंगे। चलिए, तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर बच्चों के लिए वेरियस वैक्सीनेशन की यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। 7 ऐसी डिसीजेज हैं जिसके लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ट्यूबरकुलोसिस उसमें से एक है, निमोनिया भी उसमें से एक है, लेकिन डायरिया इसके अंदर नहीं है। तो पहले जो यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा दैट इज डी। एक बार इसको देख लीजिए, इसके अंदर होता क्या क्या है। इसमें मीजल्स के लिए पोलियो, पेट्रोसिस के लिए टेटनस, टीबी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी के लिए प्रोविजन बनाते हैं वैक्सीनेशन देने का। और अब आप कहेंगे निमोनिया नहीं है इसमें, निमोनिया को लेटली 2017 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी नाम का एक मिशन बैंकिंग सेक्टर में भी है, तो दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन आप कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्यूरिफाइड टेराफेलिक एसिड के बारे में। ओल्ड क्वेश्चन है, सिर्फ इसलिए ऐड किया गया ताकि आप देख सके कि ओल्ड क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हैं या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पीटीए? तो 70 to 80% पॉलिएस्टर प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, हो सकता है। रिसेंटली ड्यूटी और पीटीए इज रिमूव्ड, क्या ड्यूटी इसके ऊपर से हटा ली गई है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि हुआ क्या है, पहले इस प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो आपका प्यूरिफाइड टेराफेलिक एसिड होता है इसके ऊपर से ड्यूटी हटा ली जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट, जो 70 to 80% इसमें पॉलिएस्टर प्रोडक्ट के अंदर ये पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पीएम केयर्स फंड के बारे में। वो पूछा कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए, पीएम केयर्स फंड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रीजन ये है क्योंकि अभी तक हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो आपका नेशनल रिलीफ फंड है उसके बारे में ही सुनते थे, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है। चलते हैं पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। इट वॉज सेटअप एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया था। 5 ट्रस्टीज आर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर 5 ट्रस्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। द ट्रस्टीज आर एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च से हो सकते हैं, हेल्थ से, साइंस से, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फिलैंथ्रोफी से ये ट्रस्टीज आ सकते हैं, हो सकता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे वेरियस स्टेटमेंट आपको जो बाकी की दी गई है उसके बारे में सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए देखिए, इट वॉज सेटअप अंडर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट। और इसके अंदर जो ट्रस्टीज होते हैं वो वेरियस फील्ड से आ सकते हैं, चाहे वो रिसर्च हो, हेल्थ हो, साइंस हो, लॉ हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिलैंथ्रोफी हो, तो ये भी ठीक है। लेकिन देयर आर 3 ट्रस्टीज,
3 ट्रस्टीज होते हैं, 5 नहीं होते हैं, जिनको कि कौन नॉमिनेट करता है, उनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, अगर मैं आपसे आपकी नॉलेज के लिए पूछ लूं, क्योंकि ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर, तो बताइए प्राइम मिनिस्टर तो इसके चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा कौन कौन से और मिनिस्टर्स इसके अंदर होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं और बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था, इससे भी पता चलेगा कि आपको 2 दिन पहले पढ़ाई हुई चीज़ याद है कि नहीं है, कि आपने रिवीजन करी है या नहीं करी। रिवीजन करी होगी तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि 3 और मिनिस्टर्स के मैंने आपको नाम बताए थे, कौन कौन से मिनिस्टर्स थे वो, उनको इसके अंदर एज अ मेंबर रखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं, पीएम केयर्स फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, डोनेशन जो होती है, वो 100% टैक्स एग्जम्प्टेड होती है। बट फिलहाल मुझे जो मिनिस्टर्स हैं वेरियस, उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के 5th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि यूएनएससी के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी। क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि रोटेटिंग प्रेसिडेंसीज होती हैं इसके अंदर, 15 मेंबर काउंसिल है ये, और हिंट में मैं आपको बता देता हूँ, ये कैरिबियन कंट्री है जिसने प्रेसिडेंसी जो है वो चाइना से ली थी। तो लास्ट टाइम कौन था, चाइना जो था वो प्रेसिडेंट कर रहा था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंसी एक कैरिबियन कंट्री के पास है। क्या वो डोमिनिक रिपब्लिक है, क्यूबा है, पोर्टो रिको है, या फिर कोई और ही कंट्री है, सोचिए। चलिए, तो ये जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है ये अभी है डोमिनिक रिपब्लिक के पास, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। और ली किससे है ये प्रेसिडेंसी, चाइना से ली है। चाइना आपको पता है ये परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, हम भी काफी ट्राई कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट लेने के लिए। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो है ए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर द G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीट। तो G20 की एक मीट होती है, एक G20 की फाइनेंस मिनिस्टर मीट होती है। पूछा गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीट थी उसको किस कंट्री ने चेयर किया था। क्या चाइना ने चेयर किया था, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ने, या सऊदी अरेबिया ने, सोचिए। चलिए, तो फाइनेंस मिनिस्टर मीट है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाते होंगे G20 कंट्रीज के। तो आपको पता है G20 में G19 है, 19 कंट्रीज है प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है, और सभी को उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं वो गए थे यहाँ पर और उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और ये जो मीट है इसको कौन सी कंट्री चेयर कर रही थी, सऊदी अरेबिया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। एफसीआई के बारे में क्वेश्चन है और इसके कंसर्निंग 2 स्कीम्स भी दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है एफसीआई कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। 5 kg ऑफ राइस एंड व्हीट इज एलोकेटेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 5 किलो जो राइस होता है और व्हीट जो होता है वो एलोकेट किया जाता है। 5 kg पर पर्सन राइस और व्हीट विल बी प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये जो नई योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके अंतर्गत 5 किलो राइस या व्हीट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सोचिए। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता है। बात करी जाए हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, बिल्कुल सही बात है, 5 किलो यहाँ पे राइस या व्हीट देने की बात हुई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा ही तक बिल्कुल एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रीलिम्स में कहीं पे भी आपसे इस तरीके से गलती करवाई जा सकती है। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा और। एंड होता है तो मतलब राइस भी दिया जाएगा, व्हीट भी दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 5 kg राइस और व्हीट, या तो चावल ले लीजिए 5 किलो या व्हीट ले लीजिए। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 5 kg पर्सन जो है राइस और व्हीट दिया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ठीक है। चलते हैं यहाँ के आंसर को देख लेते हैं, सी होगा क्योंकि ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 वाज सपोज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2020 व्हिच इज रिसेंटली पोस्टपोन्ड टू 2021। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं जो कि काफी फैक्चुअल होते हैं, यूजुअली पीएससी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पीएससी में ही ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल नेचर के, लेकिन यूपीएससी भी 2-3 ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि आपको ये जो 3 अगर क्वेश्चन पूछे गए 6 मार्क्स के, ये 6 मार्क्स तो बिल्कुल लूज नहीं करने हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलती होती है, समझ में आता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में आपको अगर अच्छी नॉलेज है तो ठीक किए जा सकते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो ये जो मीट करी जा रही थी जो 2020 नवंबर में होने वाली थी, इसे पोस्टपोन किया गया कोविड-19 की वजह से। आपको बताना है कि जो COP26 होने वाली थी, सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होने वाली थी, ये कहाँ पे होने वाली थी? क्या ये बर्लिन में होने वाली थी, ग्लासगो में, वियना या फिर बुडापेस्ट में? सोचिए। चलिए, तो आंसर इसका है बी, ग्लासगो। ग्लासगो में नवंबर में ये मीट होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से अभी इसे 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 2021 में ये मीट होगी। तो चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वेरियस पॉलिसीज दी गई हैं और वेरियस एजेंसीज हैं, और राइट साइड में दिया गया कि उनका टास्क क्या है, क्या ये मैच कर रहे हैं। जैसे पहला है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, क्या इसका काम
मॉनिटर करना और कंट्रोल करना होता है ड्रग के प्राइसेस को, हो सकता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स, इसका जो काम होता है वो एनफोर्स करना होता है प्राइस कंट्रोल को, हो सकता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है इसका काम होता है प्राइस कंट्रोल को गवर्न करना। सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तो मैं आपको बताऊं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो ये पर्टिकुलर आपका, तो ये करता है प्राइस को कंट्रोल, उसको एनफोर्समेंट कराने में रिस्पॉन्सिबल है। तो सेकंड तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं फर्स्ट पे, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी। तो एनपीपीपी का काम क्या है, कैसे काम मॉनिटर और कंट्रोल करना है ड्रग के प्राइसेस को, नहीं, इसका काम है गवर्न करना प्राइस कंट्रोल, ठीक है। गवर्निंग प्राइस कंट्रोल इज द मेन टास्क ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका जो काम है वो थर्ड के सामने दिया हुआ है। थर्ड जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए, इसका काम होता है मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्रग प्राइसेस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, वर्ड्स का खेल है सारा, आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यूपीएससी यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स ले सकता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए, बिकॉज ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट है और बाकी की जो दोनों हैं वो इनकरेक्ट है। एक बार देख लीजिए। साथ में एक हमारे पास नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2012 भी है जो कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है आज का जो कि यूएन के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के ऊपर क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो है जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो मोस्ट चैलेंजिंग है और इसकी वजह से जो क्राइसिस हुए हैं वो वर्ल्ड ने सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखे थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये उस तरीके का ही एक इंसिडेंस माना जा रहा है जिसकी वजह से क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा हो गई है। तो इसके मेन ऑर्गन्स बताने, यूनाइटेड नेशन के आपको पता है काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, बट क्या सिक्योरिटी काउंसिल उसमें से एक ऑर्गन है? व्हाट अबाउट जनरल असेंबली, इकोसोक, आईसीसी? सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशन के ऊपर वाले जो 2 हैं ये तो हैं ही क्योंकि इनके आगे भी यूएन लगता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो पहले 2 तो हो गए आपके ठीक। अब आता है इकोसोक, इसके आगे भी आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा यूएन इकोसोक लिखा होता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये भी इसका एक मेन ऑर्गन है, तीसरा भी हो गया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इसका ऑर्गन नहीं है, रादर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे वो इसका एक मेन ऑर्गन है। तो चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए, पहले 3 करेक्ट है। और कौन कौन से इसके ऑर्गन से देख लीजिए, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसका एक ऑर्गन है, यूएनजीए तो मैंने आपको बता दिया, यूएन सेक्रेटेरिएट है, आईसीजे भी बता दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बता दिया, इकोसोक भी बता दिया। तो ये वेरियस इसके ऑर्गन से एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1945 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। एक बार रीकैप कर लेते हैं, रीकैप मिस मत करिएगा। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। चलिए रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पीएम केयर्स के बारे में पढ़ा था। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है ये, जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ सकता है, एनजीओ भी इसमें पैसा दे सकते हैं और इंडियन नेशनल भी दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का मैसेज भी हमने देखा था और इसके बाद मिशन इंद्रधनुष के बारे में देखा था, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें, डायरिया नहीं आते, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया इसमें है और न्यूमोनिया को 2017 में ऐड किया गया था। मीजल्स है, पोलियो है, पर्टोसिस है, टेटनस है, टीबी देख लिया, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। एंड ये भी दे रखा है वैक्सीनेशन कवर अगेंस्ट 7 डिसीजेज टू मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन बाय 2020। देन हम देखते हैं पीटी के बारे में, प्यूरिफाइड टेट्राफैलिक एसिड 70 to 80% पॉलिएस्टर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। रिसेंटली इसके ऊपर से ड्यूटी हटाई गई है पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर। यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो था सी। फिर इसके बाद हमने देखा था पीएम केयर्स फंड के बारे में। दोबारा इसमें ये जो है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाता है और इसके अंदर जो ट्रस्टीज होते हैं उनकी संख्या होती है 3। कौन उनको नॉमिनेट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट करते हैं और वो खुद भी इसके चेयरपर्सन होते हैं। देन एरिया, कौन कौन सी एरिया से ट्रस्टीज आ सकते हैं? एरिया से रिसर्च हो, हेल्थ हो, साइंस हो, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलैंथ्रोफी से ये सब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ सकते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अदर देन प्राइम मिनिस्टर और कौन कौन से मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि 100% टैक्स एग्जाम्पशन मिलते हैं इसके अंदर डोनेशन के लिए। देन यूएनएससी के बारे में पूछा था, करंट जो प्रेसिडेंट है इसकी कंट्री वो कौन है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक है। यहाँ पे चाइना से इन्होंने ये जो प्रेसिडेंसी है वो ली है, ये इसका आंसर था। फिर हमने G20 मीट के बारे में देखा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये जो प्रेसिडेंसी है इसके चेयर कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। देन हमने डिस्कस किया था FCI के बारे में। 5 kg राइस या वीट की बात करी गई थी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 5 किलो दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो टोटल दिया जाएगा 10 kg। बेनिफिशियरीज की पहचान कैसे होगी? आप चाहें तो एक कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए बेनिफिशियरीज निकाल रहे हैं तो जो एलिजिबिलिटी होगी वो कहाँ से आएंगे? देन हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। ग्लासगो में ये मीट होने वाली थी लेकिन अभी इसे पोस्टपोन कर दिया 2021 के लिए।
देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा था कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी जो होती है वो प्राइसेस को गवर्न करती है, ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर एनफोर्स करता है प्राइस कंट्रोल को, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है ड्रग प्राइसेस को। ये हमने इसमें देखा था। देन हमने इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपना देखा था यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इकोसोक है, ICJ है और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। चलिए विनर को देख लेते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट प्रेम खड़े जी का मेरे को कमेंट काफ़ी अच्छा लगा। किसी को डाउट था और इन्होंने उनका डाउट काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई किया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है। सो आप प्रेम, आप मुझे नेटवर्क प्रेप पे मैसेज कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको जो मंथली कंपाइलेशन है वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। चलिए मार्क्स देख लेते हैं हम। तो अगर मैंने पहले ही बताया था आपको, नीचे के ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं, बिलीव मी इट इज़ ऑल राइट, इट इज़ एक्सेप्टेबल, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ है रिवीजन, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी है उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाया तो नोट्स को रिवाइज करिए, नहीं तो MCQs को दोबारा से प्रैक्टिस करिए। जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, NCERTs हैं, वो तो आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी, उनको रिवाइज करिए। सेकेंड, आपको करना है एनालाइज, क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम MCQs करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो आपको आपका पैटर्न समझ में आता है कि गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, गलती हो सकती है क्वेश्चन को समझने में, गलती हो सकती है क्वेश्चन को पढ़ने में, गलती हो सकती है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो आपको यही चीज़ पकड़नी है कि गलती हो कहाँ रही है, कौन से सब्जेक्ट में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो मुझे सर्टेन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे ये चीज़ पता चली कि जब क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आता है तो वहाँ पे मेरी जो प्रोबेबिलिटी उनको करेक्ट करने की होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आप भी देखिएगा कि जब आप करंट अफेयर्स के MCQs कर रहे होते हैं तो आपके कितने करेक्ट आते हैं, इंडियन पॉलिटी के कर रहे होते हैं तब आपके कितने आते हैं, इंडियन हिस्ट्री के कर रहे होते हैं तब आपके कितने करेक्ट आते हैं। जो पैटर्न निकलेगा उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। देन ऑफकोर्स वेरियस टेस्ट सीरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं और वेरियस प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। देन आपका कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, देन आई विल गेट बैक टू यू। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।